हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम सब मिलकर पढ़ते हैं आज भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार मूल अधिकार के बारे में। क्या होता है मौलिक अधिकार? तो दोस्तों मौलिक अधिकार से तात्पर्य भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त जितने भी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज में देश में गरिमापूर्ण जीवन यापन करता है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है और समाज में गरिमापूर्ण रूप से नहीं जी सकता है दोस्तों। तो गरिमापूर्ण रूप से जीने के लिए और अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो क्या होता है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इसके बारे में आज हम गहन चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसे मूल अधिकार कहा जाता है, क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार मूल अधिकार दिया गया है। क्या होता है मौलिक अधिकार, क्या होता है मूल अधिकार, कहां से लिया गया है और मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, आज वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार शेष बचे हैं दोस्तों, और कौन कौन से मौलिक अधिकार अभी शेष वर्तमान में बचे हुए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज गहन अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार मूल अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से लिया गया है दोस्तों? मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। तो फिर समझते हैं दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है दोस्तों। अभी चलिए इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास कितने मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे दोस्तों? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा करके कहां जोड़ दिया गया दोस्तों? 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम समझते हैं संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, उसको हटा करके मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में क्यों जोड़ा गया है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है उसको हम न्यायालय में अपने अधिकार के रूप में मांग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर समझते हैं। अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में आज वर्तमान में होता तो कोई भी व्यक्ति अपना जमीन अधिग्रहित नहीं करने देता। अर्थात अगर सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कॉलेज बनाती है, विद्यालय बनाती है, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बनाती है, पुलिया बनाती है, सड़क बनाती है, विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उसका अगर भू अर्जन करती है, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर अधिकार के रूप में ये कहेगा कि मेरी जमीन है, मैं नहीं दूंगा, तो ऐसे में समाज का, देश का विकास रुक जाता है दोस्तों। इसीलिए संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कहां रखा गया है दोस्तों? कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है, जिससे समाज का, देश का भला हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं और समझते हैं कि वर्तमान में कितने प्रकार के अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है दोस्तों, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है दोस्तों। तो ये भी समझ लेते हैं कि जो 12 और 13 जो है वो मूल मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। मौलिक अधिकार के संबंध में विशेष उपबंध है, इसलिए इसको साथ में हम लेंगे और साथ में पढ़ेंगे क्या होता है अनुच्छेद 12, क्या होता है अनुच्छेद 13। और असल जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में, और असल के रूप में हम लेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 के बीच में हमारा मूल मौलिक अधिकार है दोस्तों। और यही हमारे मौलिक अधिकार जो है वो मूल है। बाकी जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, 34, 35, उसके संबंध में कुछ विशेष उपबंध है दोस्तों। तो हम अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 भी साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है, अनुच्छेद 13 है, उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं अनुच्छेद 12 क्या होता है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या होता है राज्य, और राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्यों दिया गया है और मौलिक अधिकार में कहां पे फिट बैठता है, क्या काम करता है, उसको हम आगे थोड़ा समझेंगे दोस्तों।
है ना, कि मौलिक अधिकार में राज्य क्यों परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राज्य क्या होता है दोस्तों। तो राज्य के अंतर्गत दोस्तों भारत सरकार आता है, भारत सरकार की संसद आती है, राज्य सरकारों के संबंध में राज्य सरकार आती है, राज्य सरकार का विधानमंडल आता है, और भारत सरकार के अधीन जो सभी स्थानीय प्राधिकारी आते हैं और अन्य प्राधिकारी आते हैं दोस्तों। चलिए फिर समझ लेते हैं कि राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है दोस्तों। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार आता है, उसकी संसद आती है, राज्य के संबंध में राज्य सरकार आता है, विधानमंडल आती है, और भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने भी सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं और अन्य प्राधिकारी, ये सभी आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। क्या होता है अनुच्छेद 13 दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार से असंगत या उसको कम करने वाली जितनी भी विधियां होंगी वो शून्य होंगी दोस्तों। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं। अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार से असंगत कोई भी विधि है या बनाई जाती है या उसको कम करने की कोशिश की जाती है, किसे, मौलिक अधिकार को, तो ऐसी सभी विधियां शून्य हो जाएंगी दोस्तों, शून्य है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि मौलिक अधिकारों से असंगत या न्यून करने वाली जो विधियां हैं कैसी हैं दोस्तों। संविधान लागू होने से पूर्व अध्यादेश के रूप में हो, चाहे आदेश के रूप में हो, चाहे नियम के रूप में हो, या रूढ़ि या प्रथा के रूप में हो, शून्य होंगे दोस्तों। और संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई विधि, कैसी विधि, राज्य कोई विधि मौलिक अधिकार से असंगत या उसे न्यून मतलब उसको मौलिक अधिकार को कम करने वाली नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो कैसा होगा, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। तो दोस्तों ऐसे हम समझते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। क्या होता है अनुच्छेद 13। तो दोस्तों अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकार से असंगत, अर्थात मौलिक अधिकार से असंगत या मौलिक अधिकार को कम करने वाली जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले की हो या संविधान लागू होने के बाद, अगर राज्य कोई विधि ऐसी बनाती है जो मौलिक अधिकार से असंगत है या मौलिक अधिकार को कम करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक सारी विधियां शून्य हो जाएंगी। चाहे ऐसी विधि अध्यादेश के रूप में हो या आदेश के रूप में हो या नियम के रूप में हो या रूढ़ि के रूप में हो या प्रथा के रूप में हो दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ बताया गया है दोस्तों कि राज्य कोई विधि मौलिक अधिकार से असंगत या न्यून करने वाली नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो क्या होगा, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। तो दोस्तों यहाँ राज्य का मतलब यहाँ जो परिभाषित किया है, राज्य के अंतर्गत यही आते हैं दोस्तों, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और राज्य सरकार के अधीन अन्य जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, अन्य प्राधिकारी हैं दोस्तों। तो राज्य मतलब ये सब ऐसा कोई भी विधि नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकार से असंगत हो या उसे न्यून करने वाली हो या कम करने वाली हो। अगर बनाएगा तो कैसे हो जाएंगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएंगी दोस्तों। क्लियर है। चलिए दोस्तों दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 13 कहना क्या चाहता है दोस्तों। अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकार से असंगत जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले की हो या संविधान लागू होने के बाद, राज्य सरकार अगर कोई विधि लेके आती है जो मौलिक अधिकार से असंगत है या मौलिक अधिकार से क्या है दोस्तों, न्यून करने वाली है, कम करने वाली है, वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं हम। तो अनुच्छेद 13 स्पष्ट है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या स्पष्ट करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उसे कम करने वाली जितनी भी विधि होंगी, चाहे वो संविधान लागू होने के पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले जितनी भी विधियां थी, चाहे वो अध्यादेश के रूप में हो, नियम के रूप में हो, रूढ़ि, प्रथा, आदेश किसी भी रूप में हो, सब शून्य होंगी। और संविधान जब लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर राज्य जो होता है कोई ऐसी विधि बनाता है, चाहे वो अध्यादेश के रूप में हो, चाहे आदेश, नियम, रूढ़ि, प्रथा किसी भी रूप में हो, वो क्या होगी दोस्तों, उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। स्पष्ट है। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों हमने मौलिक अधिकार के संबंध में ये कुछ मूल बातें समझी है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार के संबंध में जानकारी होना बहुत जरूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 को साथ पढ़ते चला है। चलिए आगे समझते हैं कि मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक दिया गया है, वो मूल रूप से है दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार। क्या होता है मौलिक अधिकार, उसके बारे में हम आज थोड़ा गहन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मौलिक अधिकार दोस्तों आज हमें हमारे वर्तमान में
6 प्रकार की बची हुई हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, और क्या है? सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आज वर्तमान में शेष हैं दोस्तों। मूल संविधान में कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। संविधान को क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से हटा करके कहां रख दिया गया है? अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितने प्रकार के बचे? 6 प्रकार के। तो आज अगर हम मौलिक अधिकार के संबंध में पढ़ते हैं तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। और पहला नंबर हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार, जिसे समता का भी अधिकार कहा जाता है दोस्तों। वो कहां से कहां तक है? तो समता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में दिया गया है। और चलिए हम समझते हैं क्या होता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 स्पष्ट करता है कि विधि के समक्ष समता। विधि अनुच्छेद 14 क्या स्पष्ट करता है दोस्तों? कि विधि के समक्ष समता, और इसके साथ क्या जुड़ा है दोस्तों? प्लस विधि का समान संरक्षण। तो दोस्तों हम जब पढ़ते हैं तो एक चीज क्लियर होता है कि अनुच्छेद 14 में 2 चीजें हैं, 2 पक्ष हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14 में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष बताता है कि विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के समक्ष या विधि के अधीन सभी समान है दोस्तों। विधि के समक्ष क्या है? सभी समान है। और दूसरा पक्ष क्या बताता है? कि विधि का समान संरक्षण, सभी को विधि का समान संरक्षण है। दोनों में क्या अंतर है? चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। कि अनुच्छेद 14 दोस्तों स्पष्ट करता है, उसका अनुच्छेद 14 का 2 पक्ष है दोस्तों। एक पक्ष बताता है विधि के समक्ष समता, दूसरा पक्ष बताता है विधि का समान संरक्षण। तो दोस्तों पहला जो पक्ष है विधि के समक्ष समता, ये होता है दोस्तों कि विधि के समक्ष सभी समान है। दूसरे शब्दों में विधि के समक्ष सभी समान है दोस्तों, चाहे वो राजा हो या रंक हो, भिखारी हो, अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। एक पहला पक्ष क्लियर करता है दोस्तों, फिर से समझाते हैं। पहला पक्ष क्लियर करता है दोस्तों कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। वो चाहे भिखारी हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, और किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो दोस्तों, विधि के समक्ष क्या है? सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, ये पहला पक्ष क्लियर करता है। दूसरा पक्ष दोस्तों ऐसा है कि विधि का समान संरक्षण, अर्थात समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के द्वारा समान परिस्थिति के व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि अगर समान परिस्थिति के व्यक्तियों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, समान परिस्थिति के व्यक्तियों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उन व्यक्तियों को समान प्रकार का दंड मिलेगा दोस्तों। चलिए फिर समझते हैं कि समान प्रकृति के व्यक्तियों द्वारा अगर समान प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उनको समान प्रकार का दंड मिलेगा। ठीक है, और वहीं असमान प्रकृति के व्यक्तियों द्वारा अगर समान कोई अपराध किया जाता है तो उन्हें असमान दंड मिलेगा। चलिए फिर इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से समझते हैं कि दोस्तों अब पहला पक्ष तो आपने समझ लिया होगा कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, क्या है कि चाहे राजा हो, रंक हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लिंग का कोई भी व्यक्ति हो, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है दोस्तों। ठीक है, दूसरा पक्ष हम क्लियर करते हैं। वो ऐसे है दोस्तों कि विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण कैसे होता है? विधि का समान संरक्षण, सभी व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण है दोस्तों। तो अगर समान प्रकृति के व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई समान प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसे समान दंड मिलेगा। असमान प्रकृति के व्यक्तियों द्वारा असमान अगर कोई अपराध किया जाता है तो उन्हें असमान दंड मिलेगा। तो कैसा होता है? इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं कि अगर एक 25 साल का व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का मर्डर करता है तो उसे फांसी या आजीवन कारावास का दंड मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। और वही 7 वर्ष से नीचे का व्यक्ति, मतलब 6 साल का अगर कोई लड़का या 6 साल का कोई बालक अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे कैसा दंड मिलेगा दोस्तों? कुछ दंड नहीं मिलेगा, उसका अपराध माफ हो जाएगा दोस्तों। यही होता है दोस्तों विधि का समान संरक्षण। सभी व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण है दोस्तों। क्लियर है? चलिए फिर समझते हैं कि विधि का समान संरक्षण क्या होता है। विधि का समान संरक्षण का मतलब
व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर, व्यक्ति के प्रकृति परिस्थिति के आधार पर उसको दंडित किया जाएगा दोस्तों। कि एक अगर मेच्योर व्यक्ति है, परिपक्व व्यक्ति है, उसको सोचने समझने की क्षमता है, अगर उसके द्वारा अपराध कारित किया जाता है तो उसे विधि द्वारा निर्धारित दंड मिलेगा दोस्तों। और वही एक 7 वर्ष से कम उम्र का, 5 साल का, 6 साल का अगर लड़का कोई अपराध करता है, यहाँ तक कि मर्डर करता है या कि कुछ चोरी करता है, कुछ भी करता है दोस्तों, तो उसका अपराध क्षम्य है दोस्तों, क्षमा योग्य है। ठीक है, उसे किसी प्रकार का कोई सजा नहीं मिलेगा। यही होता है विधि का समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों आपने अनुच्छेद 14 बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझ लिया होगा कि विधि के समझ समता का मतलब क्या होता है और विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। एक फेज में पढ़ा था, एक पक्ष में हमने पढ़ा था कि विधि के समझ समता अर्थात विधि के समझ सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो विधि की समझ समान है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो विधि से ऊपर चला जाएगा, कोई गरीब व्यक्ति है तो विधि से नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष है, विधि के अधीन है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पक्ष है वो क्या कहता है कि विधि का समान संरक्षण अर्थात सभी व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण होगा। ठीक है, तो कैसे होगा कि अगर समान प्रकृति के अगर व्यक्ति द्वारा कोई समान प्रकार का अपराध किया जाता है तो समान दंड मिलेगा, और असमान प्रकृति के व्यक्ति द्वारा अगर कोई समान प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसे असमान दंड मिलेगा। तो आपने समझ लिया होगा उदाहरण के रूप में कि अगर एक मैच्योर परिपक्व समझ बुद्धि वाला व्यक्ति अगर कोई अपराध कारित करता है तो उसे निर्धारित दंड मिलेगा, और ना समझ व्यक्ति के द्वारा अगर कोई मतलब अपराध किया जाता है तो उसे कुछ भी दंड नहीं मिलेगा। 7 वर्ष से कम उम्र के अगर व्यक्ति द्वारा अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो वो क्षम्य योग्य होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, वो भारतीय नागरिक के लिए भी है और गैर भारतीय नागरिक के लिए अर्थात विदेशी के लिए भी है। मतलब विधि के समझ समता अर्थात विधि के समझ सभी व्यक्ति समान है, वो चाहे भारत के हों चाहे विदेश के व्यक्ति हों दोस्तों। और विधि का समान संरक्षण किसको किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 15 दोस्तों कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 15 स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको सभी के समान माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों, इसको क्लियर कर लेते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, तो लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा दोस्तों। इसके संबंध में अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है दोस्तों। अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। इसके संबंध में अनुच्छेद 16 क्लियर करता है दोस्तों। और इसके संबंध में राज्य की अगर ये राय है अर्थात सरकार की अगर ये राय है कि एसटी वर्ग के, एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों की जो भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है, वो सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में कम है, तो उनको क्या वो होता है कि नियुक्ति के संबंध में, पद के संबंध में आरक्षण मिलेगा दोस्तों। आरक्षण की व्यवस्था राज्य करेगा। चलिए फिर समझते हैं कि अनुच्छेद 16 दोस्तों क्लियर करता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी, सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी दोस्तों। तो इसके संबंध में राज्य क्या करेगा, देखेगा कि एसटी वर्ग के, एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका एसटी वर्ग के, एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सरकारी नौकरी बहुत कम है। ठीक है, तो उन सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व, भागीदारी कम है, तो उनके लिए क्या करेगा दोस्तों, पद के संबंध में या नियुक्ति के संबंध में विशेष आरक्षण करेगा और उनको सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेके आएगा और सभी व्यक्तियों को लगभग समान बनाने का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है दोस्तों, कि सभी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है दोस्तों, कि सभी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
चलिए समझते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। क्या होता है अनुच्छेद 17? क्या अनुच्छेद 17 क्या स्पष्ट करता है दोस्तों? तो अस्पृश्यता का अंत होगा दोस्तों। क्या होगा? अस्पृश्यता का अंत होगा। क्या होता है अस्पृश्यता दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता होगा कि संविधान लागू होने से पहले या फिर आज वर्तमान में भी छुआछूत जैसी अनेक समस्याएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो सोचिए आज वर्तमान में इतनी समस्याएं हैं, तो पहले मतलब क्या भूतकाल में कितनी ज्यादा समस्याएं रही होंगी दोस्तों। तो छुआछूत जैसी जितने भी अंधविश्वासी समस्याएं हैं उन्हें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उन्हें क्या किया गया है? रोक लगाया गया है, बंद किया गया है दोस्तों, समाप्त किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति छुआछूत जैसा अंधविश्वास फैलाता है या फिर मतलब इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसे विधि द्वारा दंड दिया जाएगा दोस्तों। इसके संबंध में अनुच्छेद 17 स्पष्ट करता है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 क्या होता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 18 में मतलब अनुच्छेद 18 में बंद किया गया है दोस्तों कि उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत होगा अर्थात राज्य जो है सेना या विद्या से संबंधित, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 18 स्पष्ट करता है कि राज्य सेना और विद्या से संबंधित उपाधि के सिवा किसी भी प्रकार की उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं देगा। चलिए फिर समझते हैं कि अनुच्छेद 18 स्पष्ट करता है कि उपाधियों का अंत हो गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत हो गया है। कैसे? कि राज्य जो है सेना को या विद्या से संबंधित जो भी उपाधि होता है उसको छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं देगा। ठीक है, और कोई भी भारत का व्यक्ति मतलब विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा दोस्तों। अगर ग्रहण करेगा तो कैसे करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति के साथ। अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर कोई भी विदेशी मतलब क्या करता है उपाधि को ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के साथ या सहमति के साथ ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। क्या होता है अनुच्छेद 19? क्या कहना चाहता है अनुच्छेद 19 दोस्तों? तो हमारा जो समानता का अधिकार था दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में, तो दोस्तों शीर्षक से ही टाइटल से ही क्लियर हो जाता है। समानता का अधिकार मतलब सभी व्यक्ति को सभी फील्ड में सभी क्षेत्र में समान बनाने से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में दिए गए हैं दोस्तों। जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान कहीं से भी किसी भी वर्ग का कहीं से भी हो, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में सभी व्यक्तियों को समान बनाने के लिए अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में उपबंध दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या आगे क्या है दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरे प्रकार का अधिकार, पहले प्रकार का अधिकार हमने पढ़ा समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 तो हमने क्लियर कर लिया, स्पष्ट कर लिया क्या होता है 14 से 18। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार का अधिकार जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है दोस्तों, और वो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिया गया है दोस्तों। तो क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि बोलने की स्वतंत्रता आदि का अधिकार। चलिए फिर समझते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहना चाहता है। तो अनुच्छेद 19 कहना चाहता है दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता आदि मतलब और भी बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ और भी जितने भी अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में दिया गया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो बोलने की स्वतंत्रता और भी प्रकार के अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो नंबर 1 में क्या क्लियर करता है दोस्तों कि सभी नागरिकों को, अब ये समझिए दोस्तों, सभी नागरिक का मतलब भारत के अंदर जितने नागरिक हैं, भारत के मूल निवासी, भारत के जो नागरिक हैं वो तो हैं ही, विदेशी भी नागरिक अगर हैं वो भी भारत के अंतर्गत नागरिक ही माने जाएंगे और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने अधिकार दिए गए हैं उन्हें भी प्राप्त होंगे दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 19 के उप अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो क्लॉज क है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या दिया गया है? बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए फिर समझते हैं क्या होता है। अनुच्छेद 19 क्लियर करता है दोस्तों कि बोलने की स्वतंत्रता और भी प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 का एक के अंतर्गत जो क्लॉज क है दोस्तों वो कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन सी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है हमको दोस्तों? तो बोलने की स्वतंत्रता है सब। चलिए समझते हैं क्या क्या होता है सब स्वतंत्रताएं दोस्तों। तो दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है,
बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का के अंतर्गत मिली है हमको। हम कुछ मतलब ऐसे मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ भी बोल सकते हैं और अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। और ख के अंतर्गत क्या करेंगे, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता दोस्तों। तो हमें कौन सी प्रकार की स्वतंत्रता है कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ग के अंतर्गत क्या स्वतंत्रता है, समूह एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता दोस्तों। तो हम समूह या सभा भी बना सकते हैं दोस्तों। कैसे, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से हम सभी व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं और एकत्रित होकर के क्या कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं और हम किसी के अगेंस्ट मतलब क्या कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी मांगे पूरी हो दोस्तों, हमें ये अधिकार मिले। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं दोस्तों। और फिर क्या कर सकते हैं, अगर इसमें भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के हम सभी व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमारे अधिकार का हनन होता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, समूह एवं सभा भी बना सकते हैं, हम समूह और सभा भी बना सकते हैं और सभी मिल करके हड़ताल कर सकते हैं, सभी मिल करके आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, एकता का परिचय दे सकते हैं हम सब मिलके। और क्या है दोस्तों कि अगर इतने में भी सरकार हमारी बातें न माने तो क्या कर सकते हैं, हम एक स्थान से उठ करके संपूर्ण भारत में आवागमन भी कर सकते हैं। अर्थात हम अगर हमारे विरुद्ध हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर हमारे विरोध में अगर कोई कार्य किया जाता है, अधिकारों का हमारे हनन किया जाता है, तो हम अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़क पे उतरेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बोलेंगे किसके खिलाफ, जो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है, जो हमारे अधिकारों का हनन करता है उसके खिलाफ बोलेंगे और अभिव्यक्ति करेंगे दोस्तों, ठीक है, बोलेंगे और अभिव्यक्ति करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर इतने में भी नहीं मानेगा तो शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, सब लोग एकत्र होंगे और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे दोस्तों। इतने में भी ना माने तो क्या करेंगे, समूह और सभा बना के उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे दोस्तों। और इतने में भी ना माने तो हम संपूर्ण भारत में लोगों को जागृत करेंगे और अपने अधिकारों के विरुद्ध, हमारे जो अधिकार का हनन हो रहा है उसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर क्या होता था, इसमें अपवाद होता था कि जम्मू कश्मीर में हम नहीं जा सकते थे। अभी क्या हुआ, 370 हटने के बाद हम जम्मू कश्मीर में भी आवागमन कर सकते हैं। तो इसमें घ में क्या है कि संपूर्ण भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता इंक्लूड कर दिया है जम्मू कश्मीर को भी, अर्थात जम्मू कश्मीर में भी अब हम जा सकते हैं और वहां पर भी दोस्तों, ठीक है ना, आवागमन कर सकते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, संपूर्ण भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। तो हम हमारे अधिकारों का जब हनन होता है तो हम कहाँ गए, बोले, फिर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुए, समूह बनाए, उसमें भी नहीं हुआ, संपूर्ण भारत में घूम के आ गए। तो घूमेंगे दोस्तों तो क्या होगा, संपूर्ण भारत में हम कहीं निवास करेंगे तो हम संपूर्ण भारत में दोस्तों कभी कहीं पे भी निवास कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों, ठीक है, इंक्लूड है। और कोई भी रोजगार कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता, चाहे वो जम्मू कश्मीर में भी हो दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 क्लियर है। चलिए समझते हैं अनुच्छेद 19 क्या होता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 19 में स्पष्ट किया गया है दोस्तों, बोलने की और भी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं है कहाँ है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में है। तो क्या, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है और सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता है। और क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर में भी आवागमन की स्वतंत्रता है और संपूर्ण भारत में कहा, जम्मू कश्मीर में भी क्या करने की स्वतंत्रता है दोस्तों, निवास करने की स्वतंत्रता है। संपूर्ण भारत में रोजगार, व्यापार, व्यवसाय कुछ भी करने की, इंक्लूड कहा, जम्मू कश्मीर सब में रोजगार, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे इसका थोड़ा सा हम इसके अंतर्गत जो थोड़ा सा अपवाद है, इसका जो निर्बंधन है उसको समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो ये 6 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं हैं उसमें क्या कोई बाधा है, क्या कोई रोक है, क्या कि ये निर्बाध है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं वो दोस्तों निर्बाध नहीं है, उसमें निर्बंधन लगाया जा सकता है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है।
किस किस कंडीशन में, चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता है उस पर निम्न कारणों से युक्तियुक्त निर्बंधन रोक लग सकती है दोस्तों। कैसे? तो दोस्तों जहां प्रश्न हमारे भारत की प्रभुत्ता और अखंडता पर आ जाए, समझिए, जहां प्रश्न क्या हो, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता पर प्रश्न हो, ठीक है, और राज्य की सुरक्षा का विषय हो, और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का विषय हो, लोक व्यवस्था का विषय हो, शिष्टाचार या सदाचार के हित में हो दोस्तों, न्यायालय के अवमान के विषय में हो दोस्तों, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में हो दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं हैं उस पर हम युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हैं, युक्तियुक्त रोक लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी तो ऐसे समझते हैं उदाहरण के रूप में कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हम बोलने की स्वतंत्रता का मतलब हम इसको ऐसे ना बोलेंगे अमर्यादित रूप में कि किसी के मान हानि हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम अगर बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हम अपने बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि किसी अगले व्यक्ति का क्या हो, मान हानि हो जाए। तो ऐसा ही समझाया दोस्तों कि ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उस पर युक्तियुक्त क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, निर्बंधन लगा सकते हैं कि भारत की प्रभुत्ता और अखंडता के संबंध में अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसकी स्वतंत्रताएं रोक लग जाएगी उसकी स्वतंत्रताओं पर, और राज्य की सुरक्षा के विषय में अगर कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करेगा तो ये स्वतंत्रताएं उसकी बाधित हो जाएंगी। विदेशी राज्य के साथ जो भारत का संबंध है, विदेशी राज्यों के साथ जो भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके संबंध में अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो वो भी मतलब रोक लग जाएगा उसकी स्वतंत्रताओं पर। लोक व्यवस्था के संबंध में अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो इन स्वतंत्रताओं पर रोक लग जाएगा। शिष्टाचार या सदाचार के हित में भी रोक लग जाएगा। न्यायालय की अवमानना के, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय का अवमान करता है तो इन अधिकारों पर रोक लग जाएगा। और मानहानि करता है किसी व्यक्ति की या अपराध को उद्दीपित करने की कोशिश करता है या फिर करता है तो इन स्वतंत्रताओं पर क्या होगा दोस्तों, रोक लग जाएगा, युक्तियुक्त निर्बंधन लग जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 19 आपने समझ लिया होगा कि अनुच्छेद 19 में हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, बोलने से लेकर के एकत्रित होने की, सभा बनाने की, संपूर्ण भारत में घूमने की, रोजगार करने की और व्यापार करने की। लेकिन हम में ये जो स्वतंत्रताएं हैं 6 प्रकार की, ये युक्तियुक्त निर्बंधन के साथ है दोस्तों। इस पर हम युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हैं कि इन शर्तों पर, ठीक है दोस्तों, इन कारणों से अगर इन पर अगर आंच आती है भारत की एकता, प्रभुत्ता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, या न्यायालय अवमान के संबंध में, मानहानि अपराध उद्दीपन के संबंध में, अगर कोई व्यक्ति मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार क्या होगा, बाधित होगा, रोक हो जाएगा, युक्तियुक्त निर्बंधन होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 19 क्या होता, समझते हैं अनुच्छेद 20 दोस्तों क्या होता है अनुच्छेद 20। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 आपका क्लियर हो गया है, चलिए समझते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। तो अनुच्छेद 20 दोस्तों क्लियर करता है कि अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसे दोष सिद्धि किया जाता है तो इसके विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में क्या क्या प्रकार के संरक्षण है, चलिए समझते हैं, फिर समझ लेते हैं अनुच्छेद 20 क्या है। कि अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है और उसे दोष सिद्ध किया जाता है तो उसके संबंध में किन किन प्रकार का संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त है, चलिए समझते हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 20 का क्लॉज जो 1 है वो कहता है कि अपराध कारित करने के समय के ही कानून के द्वारा दंडित किया जाएगा, न कि दोष सिद्धि के समय लागू कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। दोस्तों ये जो अनुच्छेद है वो महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप समझिए कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है और उसे दोष सिद्धि किया जाता है, अर्थात उसे सजा दी जाती है, तो उसके संबंध में कौन कौन से संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त है, अपराधी को प्राप्त है, चलिए समझते हैं आगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 का जो क्लॉज 1 है वो क्लियर करता है दोस्तों कि अपराध कारित करने के समय के ही कानून द्वारा दंडित किया जाएगा, न कि दोष सिद्धि के समय लागू कानून के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों इसको स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस समय के जो लागू कानून है, जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस समय के अपराध कारित करने के समय के जो लागू कानून है उसी के आधार पर भविष्य में उसे दंड मिलता है, न कि दोष सिद्धि के समय जो लागू कानून है। नहीं समझे? चलिए फिर समझाते हैं।
चलिए दोस्तों उदाहरण से समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2020 में कोई क्राइम करता है, अगर कोई व्यक्ति 2020 में कोई अपराध कारित करता है, तो उस अपराध के संबंध में अगर 2 साल की सजा है, अगर कोई व्यक्ति 2020 में कोई अगर मतलब अपराध करता है, चलिए फिर समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति है और 2020 में कोई अपराध करता है और उस अपराध के संबंध में 2020 में कितने साल की सजा का प्रावधान है, 2 साल का, और हमको सजा कब मिल रहा है, 2024 में, तो 2024 में तो नया कानून आ गया है, तो नया कानून में उसी अपराध के लिए कितना सजा हो गया है, 5 साल का। तो कौन कब मतलब कितना हमको सजा मिलेगा, तो दोस्तों जब हमने अपराध किया था उस समय 2 साल ही सजा था, तो हमें जब भी दंड दिया जाएगा भविष्य में, चाहे 10 साल में दिया जाए या 20 साल में दंड दिया जाए, तो जब भी दंड दिया जाएगा, जब हमने अपराध किया है उसी समय जो कानून था उसके आधार पर ही हमें दंड दिया जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए फिर समझते हैं कि दोस्तों अपराध कारित करने के समय के ही कानून द्वारा दंडित किया जाएगा, न कि दोष सिद्धि के समय लागू कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में आप समझते हैं, एग्जांपल उदाहरण के रूप में कि 1 जनवरी 2020 को दोस्तों एक व्यक्ति है जो 1 जनवरी 2020 को कोई अपराध करता है। अपराध का समय क्या है दोस्तों, 1 जनवरी 2020। उस समय क्या लागू था दोस्तों, अपराध के संबंध में कौन सा कानून लागू था, आईपीसी, ठीक है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, ठीक है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 1 जनवरी 2020 में लागू था, और व्यक्ति 1 जनवरी 2020 को कोई क्राइम करता है। क्या करता है क्राइम दोस्तों, उपेक्षापूर्ण या लापरवाही से मृत्यु कारित कर देता है, अपने लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो कौन से धारा में है दोस्तों, आईपीसी में 304A में, तो कितने साल का सजा का प्रावधान था आईपीसी में, 2 साल का। तो दोस्तों अभी 1 जुलाई 2024 से नया कानून आ गया है अपराध के संबंध में, कौन सा कानून दोस्तों, BNS, क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसके संबंध में जो हमने एक व्यक्ति है जो 1 जनवरी 2020 को एक क्राइम किया था, क्या धारा 304A आईपीसी के अंतर्गत, तो सजा क्या था, 2 साल का। कौन सा अपराध किया था, लापरवाही से किसी व्यक्ति को मार दिया, ठीक है, लापरवाही से किसी व्यक्ति को मार दिया, तो उसके संबंध में 304A के अंतर्गत कितने सजा का प्रावधान है, 2 साल। तो जो नया कानून आया है 1 जुलाई 2024 के बाद, अगर उसे इसी अपराध में अगर 20 सितंबर 2024 को अगर उसे जजमेंट दिया जाता है, क्या किया जाता है, दोष सिद्धि किया जाता है, सजा किया जाता है, और उपेक्षापूर्ण लापरवाही के द्वारा मृत्यु कारित करने के संबंध में धारा 106(1) के अंतर्गत 5 साल की सजा का प्रावधान नए कानून में BNS में हो गया है। तो कितने साल का उसको सजा मिलेगा दोस्तों, वो कहां से क्लियर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 20 की जो क्लॉज 1 है उससे क्लियर होगा दोस्तों, कि जब व्यक्ति ने अपराध किया था, कब किया था, 1 जनवरी 2020 को, उस समय अपराध के संबंध में कौन सा कानून लागू था, आईपीसी। तो आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति का मतलब क्या करता है, अपराध करता है, तो उसे अधिकतम 2 साल की सजा मिलेगी दोस्तों। आईपीसी में स्पष्ट प्रावधान है, कौन सा वो अपराध है दोस्तों, लापरवाही से किसी व्यक्ति को मतलब मार देना, लापरवाही द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करना। तो दोस्तों 1 जुलाई 2024 को जो नई कानून आई है BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें उपेक्षापूर्ण या लापरवाही से किसी व्यक्ति को अगर हम मारेंगे तो कितने साल की सजा का प्रावधान हो गया दोस्तों, 5 साल का, और धारा क्या है 106(1) के अंतर्गत। तो हमने जब क्राइम किया था दोस्तों, ध्यान दीजिए कि हम अगर कोई व्यक्ति जब क्राइम करता है, तो अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, तो क्राइम करने के समय जो कानून लागू है और जो कानून के अंतर्गत जो सजा है, वही सजा, चाहे उसे 10 साल मिले, चाहे वो 20 साल बाद मिलेगा वही सजा जो क्राइम करने के समय लागू था दोस्तों। क्लियर है, चलिए फिर से समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति 2020 में, चलिए बहुत नॉर्मल बहुत सरल तरीके से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2020 में क्राइम कर देता है, ठीक है, कोई व्यक्ति 2020 में क्राइम करता है, तो उस समय कौन सा कानून लागू था, आईपीसी, ठीक है दोस्तों, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, ठीक है। तो उसके अंतर्गत 304A में 2 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। और नया कानून कब आया, 1 जुलाई 2024 को। तो हमें जजमेंट कब हो रहा है, मतलब हमारा जब हमने 2020 में क्राइम किया था, तो हमें दोषी कब मतलब बताया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है, मतलब हमें सजा 2024 में दिया जा रहा है, और 2024 में नया कानून आ गया, तो हमें नए कानून के आधार पर सजा मिलेगी कि पुराने। तो दोस्तों क्लियर है कि जब हम अपराध करेंगे उस समय जो कानून था उसी के आधार पर हमें सजा मिलेगी, चाहे सजा हमें 10 साल बाद मिले या फिर 20 साल बाद मिले। क्लियर है, चलिए फिर समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 जो है वो स्पष्ट करता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति है
जब वो क्राइम करता है, अपराध करता है, तो अपराध करने के समय जब जो भी कानून लागू है, अपराध करने के समय जो भी कानून लागू है, उसी के आधार पर उसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जब भी सजा मिलेगी तो उसी के आधार पर मिलेगी, ना कि भविष्य में अगर कोई नया कानून आ गया तो उसके आधार पर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर समझ लीजिए। इसका एक दूसरा जो पक्ष है ये भी है दोस्तों कि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो है मूलभूत है अनुच्छेद 20 का क्लॉज है। ऐसा नहीं होगा कि आज हम कोई क्राइम करेंगे तो आज क्राइम कर दिए, 2 साल का सजा का प्रावधान है, आगे जाके वो क्राइम मतलब नया कानून आया तो वो क्राइम ही माफ हो गया, अर्थात वो कोई क्राइम ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा होता है कि जब हम कोई क्राइम करते हैं, जब हम कोई अपराध करते हैं, तो जो अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी कानून के आधार पर हमें भविष्य में मतलब क्या मिलता है, सजा मिलता है दोस्तों। ठीक है, चाहे वो 10 साल बाद मिले या फिर 20 साल बाद उसको। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 क्लियर करता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो किसी व्यक्ति को एक अपराध करने के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि कोई व्यक्ति एक मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है एक बार तो उसको जिंदगी भर चोरी के लिए 3 साल सजा काट के आया, फिर उसको फिर 3 साल के लिए भेज दिए, फिर 3 साल के लिए भेज दिए, ऐसे में तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी दोस्तों। तो हम अगर कोई व्यक्ति एक बार क्राइम करता है, एक बार अपराध करता है तो उसे एक बार ही दंड दिया जाएगा, एक बार ही उसका अभियोजन होगा। चलिए फिर समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ एक बार ही अभियोजन होगा, एक बार ही दंड दिया जाएगा, बार बार दंड अभियोजन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आगे समझते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 हम समझते हैं कि अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? चलिए हम समझते हैं अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 क्या होता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 स्पष्ट करता है दोस्तों कि अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है, अभियुक्त है, चलिए फिर समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में अभियुक्त है, आरोपी व्यक्ति है, नहीं समझे? चलिए फिर समझाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है और उस अपराध के अंतर्गत वो आरोपी है, अभियुक्त है, ठीक है, तो उसे स्वयं के विरुद्ध अर्थात अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए या किसी प्रकार का साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए या फिर कोई सबूत देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे विवश नहीं किया जाएगा दोस्तों। चलिए उदाहरण के रूप में समझते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा है दोस्तों 23(1) और 2, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं उदाहरण के रूप में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा है, कौन सी धारा दोस्तों? 23 का क्लॉज 1 क्लॉज 2, ठीक है। उदाहरण के रूप में समझते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्या स्पष्ट करता है दोस्तों कि पुलिस के समक्ष या उसकी अभिरक्षा में दिया गया कोई भी संस्कृति मान्य नहीं है, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 क्लियर करता है, स्पष्ट करता है कि अभियुक्त व्यक्ति मतलब किसी भी अपराध के अभियुक्त या आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध कोई भी गवाही या सबूत देने के लिए बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा। उदाहरण के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में आरोपी है या अभियुक्त है तो पुलिस के समक्ष या पुलिस की अभिरक्षा में है तो उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए या स्वयं के विरुद्ध सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वो पुलिस के द्वारा मारपीट किया जाता है या बाध्य किया जाता है या विवश किया जाता है तो आरोपी या अभियुक्त के द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का एकवाले जुर्म क्या कहते हैं संस्कृति वो मान्य नहीं होगी दोस्तों। चलिए फिर समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त होने का आरोपी है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त होने का आरोपी है या अभियुक्त है, कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त होने का आरोपी है या अभियुक्त है तो उसे पुलिस के समक्ष लाया जाता है या पुलिस की अभिरक्षा में लाया जाता है और पुलिस द्वारा उसे मारपीट किया जाता है और धमकी दी जाती है और उसे विवश किया जाता है, बाध्य किया जाता है। तो ऐसे में मारपीट करके उसके द्वारा जितना भी प्रकार का मतलब वो अपराध स्वीकारवाया जाता है, मतलब अपराध को स्वीकार करने के लिए जो विवश करते हैं पुलिस वाले या फिर उसको संस्कृति करने के लिए, एक वाले जुर्म करने के लिए पुलिस वाले जितने भी मारते पीटते हैं, धमकी देते हैं
हैं, कुछ भी करते हैं, तो अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा, आरोपी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का जो बयान है, इकबाल जुर्म है, वो मान्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसे कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जाता है। चलिए एक और उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 स्पष्ट करता है दोस्तों कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, उत्पीड़न के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई जो संस्कृति है वो भी मान्य नहीं है दोस्तों। चलिए अभी क्लियर कर देते हैं आपको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा 22 है दोस्तों, वो क्या कहता है कि उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न, वचन, अर्थात किसी व्यक्ति को मारपीट करके, धमकी दे करके, वचन के द्वारा या फिर प्रपीड़न के द्वारा अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अगर इकबाल जुर्म कराया जाता है, तो वो भी बयान, वो भी संस्कृति इकबाल जुर्म मान्य नहीं है दोस्तों। क्लियर है? चलिए फिर समझ लेते हैं। अनुच्छेद 20 क्या क्लियर करता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 का जो क्लॉज 3 है वो क्लियर करता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को मारपीट करके, धमकी दे करके, वचन के द्वारा, प्रपीड़न के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का इकबाल जुर्म कराया जाता है, चाहे वो पुलिस के समक्ष हो या मजिस्ट्रेट के समक्ष हो, गवाही के रूप में या फिर मतलब साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा दोस्तों। नहीं समझे? चलिए फिर दूसरे शब्दों में समझते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के मामले में संलिप्त होने का आरोपी है या अभियुक्त है और उसे पुलिस के समक्ष लाया जाता है या पुलिस की अभिरक्षा में लाया जाता है और पुलिस के द्वारा मारपीट किया जाता है या प्रपीड़न किया जाता है, धमकी दिया जाता है, वचन दिया जाता है, किसी भी प्रकार से उसका इकबाल जुर्म लिया जाता है, तो वो मान्य नहीं है। और यही स्थिति, यही प्रपीड़न, यही धमकी, यही मारपीट और यही वचन अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष इकबाल जुर्म में भी किया जाता है, तो ऐसे प्रकार का बयान, कथन, संस्कृति इकबाल जुर्म मान्य नहीं है दोस्तों। ठीक है? और आगे जाके अब उसकी जो संस्कृति है, इकबाल जुर्म है, बदला जा सकता है दोस्तों। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों आज हमने समझा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के संबंध में विशेष बातें क्या क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है और मौलिक अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 12, 13 क्या कहते हैं, और अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 20 के संबंध में हमने पढ़ा है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। क्या कहता है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 हमने समझा, और क्या कहता है अनुच्छेद 19 और क्या कहता है अनुच्छेद 20, इसके संबंध में हमने आज गहन चर्चा की है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लाएंगे इसका पार्ट 2। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ठीक है।